तो हेलो गाइस, कैसे हो आप। तो आज हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। मतलब इसके बारे में, वायरिंग के बारे में कंप्लीट क्लास आज की होगी। ठीक है। तो इस क्लास को कौन कौन अटेंड करेगा, जैसे आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं या डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं, या जिसे वायरिंग के बारे में संपूर्ण नॉलेज चाहिए, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों, खासकर थ्योरेटिकल। ठीक है ना। मतलब कि किस एसेंसरीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, वायरिंग में उपयोग होने वाली जो एसेंसरीज़ है उसको कैसे मापते हैं, कंड्यूट पाइप को कैसे मापते हैं, वायरिंग कितने टाइप के होते हैं, वायरिंग करने के मेथड कितने होते हैं। ठीक। तो इसको हम संपूर्ण इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम विनय कुमार गुप्ता है, वीके गुप्ता, और मैं एक इलेक्ट्रीशियन कॉलेज में एज ए इंस्ट्रक्टर काम करता हूँ, यानी कार्यरत हूँ। ठीक। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला है पॉइंट की वायरिंग होती क्या है। ठीक। तो वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्या होती है, देखिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्या होती है। जब हम किसी मुख्य लाइन से तारों के माध्यम से व्यवस्थित, सुव्यवस्थित या और सुरक्षित माध्यम से अपने अलग अलग विद्युतीय उपकरण में धारा पहुंचाते हैं, तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, वायरिंग कहते हैं, विद्युतिक वायरिंग कहते हैं। क्या हमने कहा कि मुख्य लाइन से तारों के माध्यम से सुरक्षित व्यवस्थित विद्युतीय उपकरण में धारा पहुंचाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, विद्युतिक वायरिंग कहलाती है। ठीक। जैसे एग्जांपल में, जैसे हमारे गांव के बाहर 11 केवी यानी 11,000 वोल्ट आता है ना। फिर यहाँ से कहाँ जाता है, ट्रांसफार्मर में। वो ट्रांसफार्मर कौन सी होती है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से कहाँ आता है, हमारे घरों के सामने पोल में। ठीक। फिर पोल से क्या होता है, पोल से हम लोग तारों के माध्यम से टैपिंग उठाते हैं और इसे हम कहाँ भेजते हैं, एनर्जी मीटर में। एनर्जी मीटर से निकलता है, फिर उसके बाद हम कहाँ इसको देते हैं, आइसोलेटर में, सॉरी चेंज ओवर स्विच में। चेंज ओवर स्विच के बाद फिर कहाँ जाता है, डीबी में, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या लगा होता है, पहले आइसोलेटर लगा होता है, इसके बाद आरसीसीबी यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसके बाद रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर यानी आरसीसीबी के से कहाँ जाएगा, ये एमसीबी में, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फिर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर से यानी एमसीबी से सभी अलग अलग रूमों में जाएगा। रूम में क्या लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं। कौन कौन से बोर्ड, पहला बोर्ड होता है सब सर्किट बोर्ड और दूसरा होता है पावर बोर्ड। सब सर्किट बोर्ड क्या होता है, वो बोर्ड जिससे हम लोग लाइट यानी लो वॉट वाले इंस्ट्रूमेंट को हम लोग चला सकें, जैसे बल्ब हुआ, पंखे हुए। तो इसको हम जिस बोर्ड से कंट्रोल करते हैं उसे क्या कहते हैं, सब सर्किट बोर्ड। और पावर बोर्ड क्या होता है, पावर बोर्ड पावर बोर्ड पावर बोर्ड क्या होता है, इससे हम लोग हाई वॉट वाले इंस्ट्रूमेंट को चलाते हैं, जैसे हीटर हुआ, इंडक्शन हुआ, है ना, गीज़र हुआ। तो इससे हम लोग जिस बोर्ड से चलाते हैं उसे कहते हैं पावर सर्किट बोर्ड। और सब सर्किट बोर्ड क्या होता है, जिससे हम लोग लो वॉट वाले इंस्ट्रूमेंट को चलाएं, जैसे बल्ब हुआ, फ़ैन हुआ। ठीक है। समझ में आ गया, सब सर्किट बोर्ड क्या होता है, पावर सर्किट बोर्ड क्या होता है, पावर बोर्ड क्या होता है। ठीक। तो पोल से, यहाँ से है ना, पोल से हम क्या किए, तारों के माध्यम से एनर्जी मीटर में दिए, एनर्जी मीटर से कहाँ दिए हम, चेंज ओवर स्विच में, चेंज ओवर स्विच से फिर कहाँ गया, डीबी में। डीबी में लगे होते हैं क्या, आइसोलेटर, आरसीसीबी और एमसीबी। एमसीबी से फिर कहाँ चला जाएगा, ये अलग अलग रूम में। तो देखिए ये व्यवस्थित है ना, ये एक क्रम है। ये क्या है, ये क्रम है। ये नहीं है कि एनर्जी मीटर हमने डीबी से पहले लगा दिया, एनर्जी में डीबी को हमने एनर्जी मीटर से पहले लगा दिया। ये क्रम है। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युतिक वायरिंग। ठीक। तो आगे चलते हैं। अब इसके कुछ नियम हैं, भारतीय विद्युतीय नियम, यानी भारत सरकार ने इसे कुछ मापदंड भी दिए हैं कि कैसे हम लोग वायरिंग करते हैं। तो पहला होता है कि हम लोग जो वायरिंग हम लोग कराएंगे, वो जिस व्यक्ति को हम देंगे वायरिंग करने के लिए ठेका, तो वो लाइसेंसी हो, मतलब उसे वायरिंग के बारे में नॉलेज हो। ऐसा ना हो कि वो नील बटा सन्नाटा हो और उसे कुछ आता ही ना हो। ठीक। दूसरा क्या है कि हम लोग जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे, जैसे क्या कहते हैं, एमसीबी हुआ, आरसीसीबी हुआ,
या ELCB हुआ। ELCB तो वैसे हम लोग इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग इस्तेमाल जो करेंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे वो ISI मार्क हो, है ना। ये ना हो कि लोकल हो, बढ़िया हो, ISI मार्क्स में हो। अगला है कि लाइट बोर्ड होता है यानी सब सर्किट बोर्ड और जो पावर बोर्ड होता है, ये इसका कनेक्शन अलग अलग होना चाहिए। ये ना हो कि एक ही बोर्ड बना लें और इसी में हम लोग सब सर्किट बोर्ड का भी कनेक्शन कर लें और उसी बोर्ड में हम लोग पावर सर्किट बोर्ड का भी कर लें, तो ये गलत है। ठीक, यानी सब सर्किट बोर्ड और पावर बोर्ड अलग अलग होने चाहिए, एक ही में नहीं होने चाहिए। ये है तीसरा। अगला कि जो सब सर्किट बोर्ड होता है, तीसरा क्या कहता है, जो सब सर्किट बोर्ड होता है, सब सर्किट बोर्ड में पॉइंटों की जो संख्या होती है, पॉइंट वो अधिकतम 10 पॉइंट होने चाहिए। और इस पे जो लोड होता है, लोड कितने होने चाहिए, लोड अधिकतम कितना होना चाहिए, 8000 वाट। इससे अधिक नहीं हम लोग कर सकते, है ना। 800 वाट, 8000 वाट नहीं, 800 वाट। और जो पावर बोर्ड होता है, पावर बोर्ड में अधिकतम कितने पॉइंट हो सकते हैं, 2 पॉइंट हो सकते हैं, 2 पॉइंट। और इस पे लोड कितने हो सकते हैं, अधिक से अधिक 3000 वाट, 3000 वाट। यानी इससे अधिक इस पे हम लोग लोड नहीं लगा सकते हैं, और इसमें इससे अधिक यानी 800 वाट से अधिक लोड नहीं लगा सकते हैं। जैसे ये पॉइंट, अब देखिए पॉइंट को हम समझा देते हैं। जैसे हमारे रूम में, हम जैसे कहीं भी हम इस क्लास को ले रहे हैं तो एक रूम में ही ले रहे हैं, रूम में देखिए एक बोर्ड लगा होगा, है ना, सब सर्किट बोर्ड, जिससे हम लोग फ़ैन को मतलब ऑपरेट कर सकते हैं या बल्ब को ऑपरेट करते हैं। तो उसमें स्विच लगे होंगे, ये स्विच मान लीजिए एक फ़ैन को ऑपरेट कर रहा हो, ये स्विच मान लीजिए एक बल्ब को ऑपरेट कर रहा हो। तो ऐसे ही कई सारे स्विच लगे हुए हैं। ठीक, तो कितने स्विच हैं, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4.4। इसमें कितने पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला है कि जो बोर्ड होता है सब सर्किट, खासकर सब सर्किट बोर्ड, तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो 1.5 मीटर होनी चाहिए। कहाँ से, ज़मीन से कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगला, जो हम लोग स्विच इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए उस टेरिस पे इस्तेमाल करें या बाथरूम में इस्तेमाल करें, तो वो वाटरप्रूफ होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वाटरप्रूफ। और इसमें हम लोग कोशिश करें कि हम लोग अगर बाथरूम में इस्तेमाल कर रहे हों, बाथरूम के लिए जो हम वायरिंग कर रहे हों, तो उसका जो स्विच हो वो बाथरूम के बाहर हो, है ना। और अगर हम टेरिस पे वायरिंग कर रहे हैं तो टेरिस का जो स्विच हो, जो बल्ब लगे होंगे उसके जो स्विच होंगे वो अंदर हो, टेरिस के ऊपर ना हो। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला है, अगला क्या है, घर के बाहर लगाए हुए स्विच, वही जो हमने बताया वाटरप्रूफ होने चाहिए। अगला कि सभी सॉकेट क्या होने चाहिए, 3 पिन ऐसे, है ना। इसमें 3 पिन होने चाहिए। जैसे ये किसको बताता है, अर्थ को, किसको बताता है, ये अर्थ को, और ये न्यूट्रल और ये फेज़ को बताता है। ये न्यूट्रल और ये फेज़, और ये किसको बताता है, अर्थ को बताता है। तो यही कहना है कि सॉकेट जो हम लोग लें तो कैसा होना चाहिए, 3 पिन होना चाहिए। ठीक, अगला क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक सब सर्किट बोर्ड और जो उप सर्किट बोर्ड हो अलग अलग हो। ठीक है ना, सॉरी, ये है कि प्रत्येक यानी सब सर्किट बोर्ड का अलग अलग वितरण बोर्ड होना चाहिए। जैसे कि जो हम लोग क्या, एक यहाँ मान लीजिए एक रूम है ना, रूम है कि यहाँ पे रूम 1 रूम 2, ठीक, इसमें एक बोर्ड लगा हुआ है, इसमें भी एक बोर्ड लगा हुआ है। तो जो डीबी है, डीबी में जो यहाँ पे लगा होगा, क्या कहते हैं, आइसोलेटर, और आइसोलेटर यहाँ पे लगा होगा क्या, आरसीसीबी, यहाँ पे एमसीबी। तो एक रूम के लिए एक एमसीबी, दूसरे रूम के लिए दूसरे, है ना। ये ना हो कि एक ही एमसीबी से हम लोग इसको भी ऑपरेट करें, इसी एमसीबी से इसको भी ऑपरेट करें। यानी अलग अलग रूम के लिए, अलग अलग सब सर्किट बोर्ड के लिए अलग अलग एमसीबी होने चाहिए। ठीक है ना। अगला क्या कहता है, थ्री फेज लाइन लोड में संतुलित हो और तार क्या हो, अलग अलग रंग के हो। जैसे हम जानते हैं फेज होता है, फेज कलर के लिए कितने होते हैं, 3।
जैसे आर यानी रेड, आर वाई येलो और ब्लू, ब्लू। ठीक, फेज के लिए ये 3 कलर हैं। फेज के लिए क्या है, ये 3 आर वाई, सॉरी, फेज के लिए आर वाई और बी। न्यूट्रल के लिए कौन से कलर होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए। ठीक, ब्लैक। और अर्थ के लिए कौन सा कलर होना चाहिए, ग्रीन, अर्थ के लिए ग्रीन। और इन्वर्टर के लिए कौन सा कलर होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। तो ये क्या है, ये नियम है ना। इसको मतलब हम लोग क्यों करते हैं, जैसे हम लोग कभी बोर्ड खोलेंगे है ना, तो हम ईज़िली उसे पहचान सकें कि वो तार किस लिए है। ठीक, तो अगर आर वाई बी दिखे बोर्ड में तो क्या है, क्या समझेंगे कि वो किस चीज़ का है, तार फेज़ का तार है। अगर ब्लैक दिखे तो वो तार न्यूट्रल का है, और अगर ग्रीन दिखे तो वो अर्थ का है, और अगर वाइट दिखे तो वो इन्वर्टर का है। ठीक, इसे हम लोग ईज़िली क्लासीफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा कलर किस पर्पज़ के लिए है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि कार्यालयों में मोटर जो स्विच होते हैं, जो स्टार्टर होते हैं, वो अधिक ऊंचाई पर ना हो, है ना, उसे आसानी से हम लोग ऑपरेट कर सकें। नई वायरिंग चालू करने से पहले मेगर टेस्ट जरूर कर लें। जैसे हम लोग वायरिंग जो स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग मेगर से हम लोग चेक कर लें। एक मेगर होता है ना, मेगर एग्जाम में पूछता है कि मेगर किस सिद्धांत पे कार्य करता है ना। तो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्यों, क्योंकि इसमें ना एक छोटा एक जनित्री होता है, जनरेटर ही होता है, इसमें हैंडल लगे होते हैं जिसको हम लोग घुमाते हैं। स्पीड भी पूछता है 140 से 160 आरपीएम पे हम लोग घुमाते हैं। तो क्या होता है, इसमें एक डीसी जनरेट होता है। इसे हम क्या करते हैं, तारों में चेक करते हैं। तारों में से हम क्या करते हैं, एक कोर पे लगाते हैं, ऐसे लगता रहेगा, एक हम इस पर टच कर दिए और एक इंसुलेशन पे टच कर दिए। अगर इसमें स्केल में बताता है मान, इसका मतलब इसमें फॉल्ट है, इसमें क्या है, फॉल्ट है। ठीक, तो ये हैमेगर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसके हैंडल को कितने आरपीएम पे घुमाते हैं, 140 से 160। ठीक, इससे हम लोग चेक क्या करते हैं, तार के इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापते हैं, तार के इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापते हैं। आगे अगला क्या है, अगला पॉइंट है कि इंस्टॉलेशन फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वैद्युतिक वायरिंग हेतु स्थापना कारण। मतलब क्या क्या हम उसमें चेक करेंगे, मतलब क्या क्या उसमें होने चाहिए। जो हम लोग वायरिंग करेंगे तो उसमें हम लोग किन किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे। तो पहला बिंदु है वो मजबूत होना चाहिए, है ना, वो मजबूत हो। दूसरा अपीयरेंस, मतलब कि दिखावट में वो अच्छा दिखे। ठीक, किफ़ायती होना चाहिए, महंगा ना हो ज़्यादा। अगला है सुरक्षित, मतलब सुरक्षित होनी चाहिए, अग्नि से सुरक्षित होनी चाहिए। उसका जो जीवन काल है, लाइफ, वो क्या हो, लाइफ स्पेन अधिक हो। मैकेनिकल प्रोटेक्शन, यानी यांत्रिक, उस पर ऐसा ना हो कि ऐसी जगह हम उसे वायरिंग किए जिससे वो ज़्यादा चोट लगे, उस पर तारों पे यांत्रिक चोट लगे। तो ऐसे इसको भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक, तो क्या क्या है कि मजबूत होनी चाहिए, दिखने में सही हो, अपीयरेंस सही हो, इकोनॉमिकल यानी किफ़ायती हो, सेफ़ हो, फायर प्रोटेक्शन हो, लाइफ स्पेन सही हो, और मैकेनिकल भी प्रोटेक्शन हो। ठीक, आगे चलते हैं। वायरिंग एसेंसरीज, वायरिंग सहायक सामग्री, यानी वायरिंग में हम लोग किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला होता है बोर्ड। ठीक, बोर्ड लकड़ी के बने बोर्ड विभिन्न आकार, जैसे 100 गुणे यानी लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, 100 गुणे में 150 mm, 200 गुणे 250 mm आदि। लोहे के बॉक्स हो, तार हो, माइका सीट हो, ठीक, पेच हो, कीले हों, और लकड़ी के गुटके हों। अगला वायरिंग एसेंसरीज में आते हैं, और क्या क्या आते हैं। वैद्युतिक वायरिंग में केबल तथा तारों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के युक्तियाँ की आवश्यकता होती है जो सहायक सामग्री कहलाते हैं, जैसे स्विच, सॉकेट, प्लग टॉप, लैंप, होल्डर, फ्यूज, रिले, सर्किट ब्रेकर आदि, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे हम लोग वायरिंग एसेंसरीज़ में किन किन एसेंसरीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जैसे स्विच है,
सॉकेट है, होल्डर है, फ्यूज़ है, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, डीबी है ना। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। पहला है स्विच। पहला क्या है? स्विच। स्विच एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट को खोलने या बंद करने के लिए किया जाता है। यह विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। देखो, ओपन और क्लोज मतलब ये होता है, जैसे ये सर्किट है ना, ये सर्किट है, तो ये क्या है? ये क्लोज सर्किट है, ये क्लोज सर्किट है। और अगर ऐसा कहीं बना हुआ दिखाई दे तो ये क्या है? ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है। इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी और इसमें धारा प्रवाहित होगी, है ना। तो स्विच स्विच के प्रकार, तो इससे हम लोग क्लासिफाई करते हैं 3 बेसिस पे। कितने बेसिस पे? 3। अकॉर्डिंग टू वर्क, कार्य के आधार पर, कंस्ट्रक्शन, बनावट के आधार पर, और अकॉर्डिंग टू करंट कैरिंग, मतलब उसके क्षमता के। जैसे जो एक 6 एम्पियर का होता है, 15 एम्पियर का होता है, 16 एम्पियर का, 48 एम्पियर का, 32 एम्पियर का, है ना। तो आगे चलते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू वर्क, कार्य के आधार पर, सिंगल पोल, यानी इसी को वन वे स्विच भी कहते हैं, जो हमारे घरों पे जो हमारे घरों में लगा होता है। अगला सीलिंग स्विच, इसका हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे। इंटरमीडिएट स्विच, पुश बटन, टीपीआईसी, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच, डीपीआईसी, डबल पोल आयरन क्लैड स्विच, है ना। तो ये कुछ क्या है? स्विच हैं। इसको बारी बारी पढ़ते हैं। पहला है एकल पोल, यानी सिंगल पोल, वन वे स्विच। वन वे स्विच, देखिए ये है वन वे स्विच। यह सबसे साधारण स्विच है। इसमें केवल 2 टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। एक सर्किट को ऑन ऑफ करता है। घरों की वायरिंग, लाइट, फैन में उपयोग की जाती है। सस्ता, आसान, टिकाऊ होता है। ये लगभग 6 एम्पियर के आसपास होता है ना। 2 वे स्विच, और सॉरी, वन वे स्विच। ये इसके पीछे ये टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। इससे सर्किट को ऑन ऑफ करने में इस्तेमाल लेते हैं। अगला है इंटरमीडिएट, सॉरी ये इंटरमीडिएट स्विच नहीं है, ये है 2 वे स्विच है। ये कौन सा स्विच है? ये कौन सा स्विच है? टू वे स्विच, है ना। 2 वे स्विच। इसमें क्या होता है? इसमें एक कॉमन टर्मिनल, ये बीच वाला जो होता है ना, ये कॉमन टर्मिनल होता है। और ये L1 और L2, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक कॉमन और 2 आउटपुट, यानी L1 और L2। यह एक ही उपकरण जैसे बल्ब को 2 स्थानों से कंट्रोल करता है। इसका इस्तेमाल हम लोग देखते होंगे ना, जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं, एक स्टेयरकेस वायरिंग, जीने की वायरिंग। तो जीने की वायरिंग में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जो सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी जैसे ऐसे लगा होता है, जैसे मान लीजिए सीढ़ी है, यहाँ पे एक बल्ब लगा रहेगा, तो यहाँ पे एक टीवी 2 वे स्विच रहेगा और एक यहाँ पे 2 वे स्विच रहेगा। तो इसी स्विच से हम लोग इसको भी ऑपरेट कर लेंगे, और इसी बल्ब को हम क्या कर लेंगे? इसको भी ऑपरेट कर लेंगे। जैसे हम सीढ़ी पे आ रहे हैं, ठीक, इसको हम ऑन कर दिए तो ये बल्ब जल गई। हम फिर आए, ऊपर आए, फिर इसी को क्या कर दिया? हम नीचे ऊपर कर दिए, तो ये क्या हो जाए? लाइट बंद हो जाए, है ना। तो एक ही 2 जगह से एक ही बल्ब को हम क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे। तो उस जगह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम क्या है? 2 वे स्विच। 2 वे स्विच। इसमें एग्जामिनर पूछता है कि जो ये बाहरी आवरण होता है, एग्ज़ाम में पूछता है कि जो बाहरी आवरण होता है किस चीज़ का बना होता है ये। तो ये किस का बना होता है? बैकेलाइट का। किस का? बैके सॉरी, सही से पेन चल नहीं रहा इसमें। किस चीज़ का बना रहेगा ये? सॉरी, ये किस चीज़ का बना रहेगा? बैकेलाइट का। और ये जो है, ये किस चीज़ का बना रहेगा? ये ब्रास का बना होता है। किस चीज़ का? ब्रास, है ना। ये किस का बना रहेगा? पीतल का। पीतल का ये क्यों? क्योंकि पीतल में क्या होता है? स्पार्किंग कम होता है ना। तो ये बाहर का किस चीज़ का बना रहेगा? प्लास्टिक या बैकेलाइट का। और ये जो अंदर के धातु, ये जो या ये टर्मिनल है, ये किस का बना रहेगा? ब्रास, यानी पीतल का बना रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं। ये है पुश बटन। पुश बटन, ये क्या है? पुश बटन।
इसमें एक स्प्रिंग मैकेनिज़्म होता है जो बटन को दबाने के बाद वापस ऊपर ले आता है। इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है जिसको हम दबाते हैं तो क्या होता है, वो उसको फिर वापस अपने ही जगह पर भेज देता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एनओ और एनसी। एनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मली ओपन, और एनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मली क्लोज। एन एनओ में क्या होता है, दबाने पर सर्किट पूरा होता है ना। ये नॉर्मली ओपन होता है, अगर इसको हम दबाएंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, पूरा होगा, मतलब कि क्लोज हो जाएगा। यानी उल्टा होता है, ये खुला होता है, इसको दबाते हैं तो क्या हो जाता है, पूरा होता है यानी क्लोज होता है। और ये जो एनसी है ये नॉर्मली ओपन होता है, नॉर्मली क्लोज होता है ना, नॉर्मली क्लोज होता है। इसको दबाने पर ये क्या होगा, सर्किट को ओपन कर देता है। इसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, स्टार्टर में करते हैं, या लिफ्ट बटन या बेल बटन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका जो बॉडी होता है वो प्लास्टिक या बैकेलाइट की बनी होती है, और प्लास्टिक या बैकेलाइट की बनी होती है। आगे चलते हैं। सीलिंग स्विच ये क्या होता है ना, सीलिंग में जो छत होता है, छत पे ही लगा होता है ये, और ये इसका डोर होता है। इसको खींचने पर ये ऑपरेट होता है। इसे खींचेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा, जिससे कोई भी अगर इसे एक्सेसरीज लगे होंगे, इसको खींचने पर वो बंद हो जाएगा, और खींचने पर ये ऑन हो जाएगा। जैसे एक होता है ना पेंडेंट, एक पंखा होता है, उसके नीचे दो डोर लगे होते हैं, डोरी टाइप के। इसको खींचते हैं तो ये बंद हो जाते हैं, और उसको खींचते हैं तो क्या हो जाता है, ये ऑन हो जाता है। ठीक है ना। इसके भी जो बाहरी आवरण होता है किस चीज़ का बना होता है, बैकेलाइट या पीवीसी या प्लास्टिक के बने होते हैं। अगला है DPIC, DPIC, इसी को कहते हैं ICDP, डबल पोल आयरन क्लैड स्विच या आयरन क्लैड डबल पोल स्विच, है ना। तो क्या होता है, डबल पोल DP, इसमें दो पोल होते हैं जो एक साथ तारों फ्यूज़ को ऑन ऑफ करते हैं। आयरन क्लैड, इसका बाहरी कवर मजबूत लोहे स्टील का बना होता है जो इसे सुरक्षा और टिकाऊ बनाता है। इसका उपयोग भारी विद्युत लोड जैसे मोटर, मशीन आदि औद्योगिक इंस्टॉलेशन में करते हैं। यह ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए फ्यूज़ यूनिट भी जुड़ा होता है। ये फ्यूज़ है, कौन सी फ्यूज़ है, किटकैट फ्यूज़ है। इस फ्यूज़ का नाम क्या है, किटकैट फ्यूज़। ठीक। इसमें एग्जाम में पूछता है कि इसकी जो बाहरी आवरण होता है किस चीज़ का बना होता है, बताइए। पोर्सलिन का बना होता है। किस चीज़ का बना रहेगा, पोर्सलिन का बना रहेगा। और ये हैंडल होता है, इसी हैंडल से हम लोग ऑपरेट करते हैं, ऑन या ऑफ करते हैं। ये चेंज ओवर नहीं है, ये क्या है, ऑन ऑफ इसे करते हैं। अगर ऊपर कर दिए तो ये जाके इससे जो प्लंजर होता है ये इससे जाके टच हो जाता है ना। तो जो सर्किट हो जाता है वो क्लोज हो जाता है। क्लोज मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी, और उसे नीचे खींच देते हैं। इसे नीचे खींचने पर क्या हो जाता है, ये जो सर्किट होता है ओपन हो जाता है, तो धारा वहाँ पे प्रवाहित होना बंद हो जाती है। ठीक। तो इस स्विच का नाम क्या है, DPIC या ICDP, डबल पोल आयरन क्लैड स्विच। ये कौन सी फ्यूज़ है, किटकैट फ्यूज़, किटकैट फ्यूज़। चलिए आगे चलते हैं। अगला है ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच यानी TPIC, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच। TPIC का अर्थ है ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच। ट्रिपल मतलब इसमें तीन पोल होंगे, यानी तीन फेज, R, Y और B। और उस वाले में क्या था, केवल एक फेज रहेगा और एक न्यूट्रल रहेगा, ICDP में। सॉरी, हाँ, ICDP यानी डबल पोल आयरन क्लैड स्विच, DPIC वाले में। ठीक। इसमें तीन पोल होते हैं जिसमें तीन फेज सप्लाई ऑन ऑफ होते हैं, और इसके जो बाहरी आवरण होता है वो स्टील के बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं। इसे भी औद्योगिक यानी इंडस्ट्री में उपयोग करते हैं सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसमें भी फ्यूज़ लगे होते हैं, इसमें भी किटकैट फ्यूज़ होते हैं। ठीक। आगे चलते हैं। ये कौन सी है, ये नाइफ स्विच है। कौन स्विच है, ये नाइफ स्विच है। इसमें एक धातु की ब्लेड होती है जिसे हाथ से चलाया जाता है ना। ये ऐसे हाथ से ऑपरेट करते हैं हम लोग। इसको हम नीचे कर देंगे तो ये जाके इसे टच हो जाएगा।
जिससे जो सर्किट हो जाएगी वो क्लोज हो जाएगी। देखिए क्लोज का मतलब है ना, क्लोज का मतलब बंद नहीं होता है। क्लोज का मतलब है कि जो सर्किट है वो इससे क्लोज हो चुकी है, ये जो है ना ये क्लोज हो चुकी है। और ओपन का मतलब है कि जो सर्किट है वो खुली हो गई है, ऐसे खुला है वो, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी और इसमें धारा प्रवाहित होगी। यह सामान्य भारी विद्युत धारा हाई करंट को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। इसकी बॉडी लकड़ी या पोर्सिलीन से माउंट होती है, जो है ना ये लकड़ी की बनी होती है या पोर्सिलीन की बनी होती है। और इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में अधिक करते हैं। अगला है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, तो अकॉर्डिंग टू मतलब बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर इसे हम लोग 6 प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है टम्बलर टाइप, सिंगल वे स्विच, फ्लैश टाइप स्विच, टॉगल स्विच, इसके बाद स्लाइड स्विच, रोटरी स्विच और मेन स्विच, है ना। ये है, ये कौन सा स्विच है, टम्बलर स्विच, टम्बलर स्विच। तो इसके बारे में इसको पढ़ लीजिएगा कि ये जो पीडीएफ है इसको हम अपने डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर देंगे। ये है फ्लैश स्विच, ये भी एकदम सेम वैसा ही होता है जैसे वन वे स्विच होता है ना। ये टॉन्गल स्विच, इसको इस साइड कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, इस साइड कर देंगे तो ऑन हो जाएगा। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या, एक लीवर लगा होता है, देखिए ये क्या होता है, लीवर होता है, इसी से हम लोग इस सर्किट को ऑपरेट करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग छोटे खिलौने में करते हैं अधिकतर, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, ठीक। अगला ये है टॉगल स्विच, ये टॉन्गल स्विच है ना यहाँ पे। और ये क्या है, टॉगल स्विच, या इसे रोटरी स्विच भी कहते हैं। रोटरी स्विच घुमाने वाले नॉब से सर्किट ऑन ऑफ करने वाले स्विच होते हैं। ये इससे हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। इसके पीछे पॉइंट लगे होते हैं। नॉब कई कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, पीछे इसके कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, ठीक। कार्य इसका क्या होता है, नॉब घुमाने पर अलग अलग सर्किट जुड़ते या टूटते हैं। पंखा रेगुलेट करने के लिए, मशीन को रेगुलेट करने के लिए। सेलेक्टर स्विच, इसका सेलेक्टर स्विच भी कहते हैं, मतलब इसमें कई सारे सेलेक्ट किए जाते हैं स्पीड को, जैसे हमारे घर पे रेगुलेटर होता है ना, वैसे ही ये भी एक टाइप में। लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग बड़े एम्पियर के लिए, बड़े धारा के लिए हम लोग करते हैं। इसमें एक स्विच में कई सारे आउटपुट कंट्रोल होते हैं, है ना। तो इसका इस्तेमाल, मान लीजिए हमें 2 एम्पियर की धारा चाहिए, 3 एम्पियर की धारा चाहिए, 4 एम्पियर की धारा चाहिए, तो इससे हम लोग ऑपरेट कर लेते हैं, ठीक। तो इसका नाम क्या है, टॉगल स्विच, और इसी को क्या कहते हैं, रोटरी स्विच भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये है मेन स्विच, ठीक है। तो अगर कार्य के आधार पर बोले तो इसका नाम क्या है, डीपीआईसी। इसका नाम क्या है, डीपीआईसी, डबल पोल आयरन क्लैड स्विच। और इसका नाम क्या है, टीपीआईसी, 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 ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इसे यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है इसका। इसके बाद अगला क्या है, अगला अकॉर्डिंग टू करंट कैरिंग, मतलब करंट के आधार पर यानी धारा के आधार पर हम लोग स्विच, जो स्विच होते हैं उसको कैसे आप क्लासीफाई करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहला है 5 एम्पियर 240 वोल्ट, 5 एम्पियर 240 वोल्ट जो हमारे घरों पे लगा होता है। 15 एम्पियर 240 वोल्ट जो हमारे पावर सर्किट बोर्ड, जैसे जिससे हम लोग हीटर चलाते हैं। 30 एम्पियर 415 वोल्ट, इसका इस्तेमाल लोग इंडस्ट्री में करते हैं। कहाँ करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं, क्योंकि घरों में हमारे नॉर्मली 240 वोल्ट ही आती है, और ये कितना है, 415 वोल्ट, है ना, 3 फेज़ के लिए। और ये क्या है, मोर देन 3 एम्पियर, इसका और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं। और इसका हम लोग कहाँ करते हैं, घरों में करते हैं। इसका हम लोग सब सर्किट बोर्ड में करते हैं,
और इसका पावर सर्किट बोर्ड में करते हैं। चलिए अगला कौन सा एसेसरीज़ है? अगला है सॉकेट। क्या है? सॉकेट। तो क्या होता है, इसकी मदद से सॉकेट एक विद्युतीय सहायक उपकरण है जिसका उपयोग किसी विद्युत उपकरण जैसे पंखा, बल्ब, चार्जर, कंप्यूटर आदि को विद्युत आपूर्ति देने के लिए किया जाता है ना। इसमें एक या अधिक छिद्र होते हैं जिसमें प्लग के पिन लगाए जाते हैं, है ना। तो ऐसे एक क्या होते हैं, प्लग होते हैं, ऐसे एक प्लग होता है, ये सॉकेट है। और इसी में एक जैसा ऐसा कुछ प्लग होता है ना, ऐसा। इसको क्या करते हैं, इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। तो इसमें एक एग्ज़ाम पूछता है कि जो अर्थ वाला होता है, अर्थ का जो क्या कहते हैं, जो पिन होता है वो मोटा होता है ना, मोटा होता है। और इसमें क्या होते हैं, एक खाँचे कटे होते हैं, ऐसे कटा होता है। और दूसरी चीज़ ये लंबा होता है। तो इसका कारण क्या होता है? पहली बात, ये मोटा क्यों होता है? मोटा मोटा इसलिए होता है क्योंकि हमने पढ़ा है R बराबर रो L बाई ए। एरिया बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो प्रतिरोध कम हो जाएगी और धारा किस रास्ते को पसंद करती है? जिसका प्रतिरोध कम हो, जिसका प्रतिरोध कम हो। ठीक है ना। तो ये हुआ कि क्यों इसको मोटा रखते हैं, क्योंकि इसका एरिया बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है। दूसरी चीज़, इससे लंबा क्यों रखते हैं? क्योंकि इसको जब हम इसको प्लग करें, इसके अंदर इंसर्ट करें, तो पहले फेज और न्यूट्रल से पहले क्या हो, ये पहले टच हो जाए, जिससे क्या हो जाए, सेफ्टी प्रदान हो। मान लीजिए बॉडी में अर्थ है ना, बॉडी में क्या है, अर्थ है। तो तुरंत लगाएं तो क्या हो जाए, जो भी करंट हो, लीकेज करंट हो, तुरंत क्या हो जाए, अर्थ हो जाए। इसलिए इसे लंबा लगाते हैं। दूसरी बात, ये कटा क्यों होता है, बीच में से कटा होता है? हमने पढ़ा है थर्मल एक्सपेंसन। थर्मल एक्सपेंसन, जैसे हीट होता है तो क्या होता है, मेटल फैलते हैं। तो फैलने के लिए को जगह देने के लिए इसे हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं बीच में। जैसे पटरियाँ होती है ना, ऐसे पटरियाँ होती हैं और पटरियों के बीच में गैप होती है। क्यों? क्योंकि गर्मियों के दिनों में या हीट होने के कारण ये फैलने के लिए जगह मिल जाए। अगर इसे ना करें तो ये क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, फट जाएगा बीच में से। इसलिए बीच में से इसको काटते हैं। ठीक, कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। सॉकेट के प्रकार। सॉकेट के कितने प्रकार होते हैं? तो सॉकेट के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। पहला 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट, सॉकेट के साथ स्विच, और चौथा है 2 पिन सॉकेट, मतलब आईसीडीपी सॉकेट। देखते हैं कैसा होता है ये। देखिए ये है क्या, 2 पिन सॉकेट। 2 पिन, एक फेज और एक न्यूट्रल। इसमें ये अर्थ है, ये फेज और ये न्यूट्रल है। और ये कौन सा है, सॉकेट विथ स्विच, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पावर सर्किट बोर्ड के लिए, हीटर को चलाने के लिए। और ये क्या है, आईसीडीपी सॉकेट। आईसीडीपी सॉकेट, आयरन क्लैड डबल पोल सॉकेट। ठीक, आगे चलते हैं। लैंप होल्डर, अगला एसेसरीज है लैंप होल्डर। क्या होता है लैंप होल्डर? लैंप होल्डर एक विद्युत सहायक उपकरण है जिसमें बल्ब को सुरक्षित रूप से फिट किया जाता है और जिससे बल्ब को विद्युत आपूर्ति मिलती है। यह बल्ब को सप्लाई वायर के बीच कनेक्शन करके देता है। तो नॉर्मल है कि जो होल्डर होता है, होल्डर मतलब होल्ड करना, यानी बल्ब को होल्ड करने का कार्य करता है। और इसके पीछे पिन लगे होते हैं जिसके माध्यम से हम तार से इसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक, इसमें पूछता है कि जो कॉन्टेक्टर होता है, जो कॉन्टेक्टर वो किस चीज़ का बना होता है, किस चीज़ का बना रहता है, ब्रास का बना होता है, पीतल का। क्योंकि पीतल में क्या होता है, स्पार्किंग कम होती है। अगला है टाइप ऑफ होल्डर। तो पहला होल्डर है बायोनेट कैप लैंप होल्डर। इसमें कई सारे हैं, जैसे पेंडेंट होल्डर, बैटन होल्डर, एंगल होल्डर, बॉल बैकिंग होल्डर, और उसके बाद स्क्वायर होल्डर। अगला है स्क्रू टाइप या ट्यूबलाइट होल्डर, एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर, गोलियत एडिसन
स्क्रू टाइप होल्डर। इसके फिगर आ गए हैं, देखते हैं कैसा दिखता है, कैसा होता है। देखिए पहला क्या है, पेंडेंट होल्डर। इसको देखे होंगे, टेम्परेरी टाइप में अगर हमें बल्ब को लगाना होता है तो इसे किसका इस्तेमाल करते हैं, पेंडेंट का। यह है बैटन टाइप होल्डर। यह है एंगल, थोड़ा एंगल पे झुका रहता है, एंगल होल्डर। ये क्या है, वॉल वॉल ब्रैकेट बल्ब होल्डर, इसको भी देखे होंगे आप। और ये स्वाइवल होल्डर, ये भी एंगल यहाँ पे होता है, इसको अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगला है स्क्रू टाइप लैंप होल्डर। स्क्रू टाइप अगला है स्क्रू टाइप लैंप होल्डर। इसको आप देखे ही होंगे, जो ट्यूबलाइट होती थी ना पहले, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट, तो उसको हम लोग इसमें लगा देते थे, फिट करते थे, तो वही है। इस होल्डर में बल्ब को स्क्रू घुमा कर के फिट किया जाता है। इसके अंदर ब्रॉस के स्क्रू थ्रेड होते हैं, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल हम लोग बल्ब को मजबूती से पकड़ने और विद्युत सप्लाई देने में करते हैं, ठीक। अगला है एडिशन। अगला क्या है, एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर, ठीक है ना। इसको हम लोग कम जो वाट के होते हैं बल्ब रेटिंग, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर और जो गोलियत होता है, दोनों का सेम ही होता है। लेकिन जो एडिशन में होता है, एडिशन में हम लोग कम जो वाटेज के बल्ब होते हैं उसको इसमें कनेक्ट करते हैं, और जो गोलियत होता है उसमें अधिक वाट के जो बल्ब होते हैं उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या दिया है परिभाषा में, ये परिभाषा में क्या दिया हुआ है, इसमें बल्ब को घुमाकर स्क्रू करके लगाया जाता है ना। ये क्या है, स्क्रू टाइप का है। थ्रेडिंग मेटल सॉकेट, इंसुलेटेड बॉडी और ब्रास कनेक्टेड होते हैं। बल्ब को थ्रेड बेस स्क्रू करके कनेक्शन प्रदान किया जाता है। घर, ऑफिस, सजावटी लाइट और इंडस्ट्रियल लाइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसकी मेन वो क्या है, स्पेसिफिकेशन, जो वाटेज होता है वो कितना होता है, 200 वाट से 300 वाट की रेटिंग को के बल्ब को हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, बुक गिर गई, ठीक। अगला है गोलियत। ये गलत यहाँ पे टाइप है, गोलियत स्क्रू टाइप होल्डर है ना। क्या है, एकदम सेम वही होता है, इसमें भी स्क्रू टाइप के होते हैं, और जो बल्ब के थ्रेड होते हैं उसमें भी स्क्रू टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो थ्रेड मेटल सॉकेट होता है इसमें। भारी वोल्ट बल्ब को मजबूती से पकड़ने के लिए हम लोग इस होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। ये होल्डर ही है। मोर देन 300 वाट, अगर 2 से 300 वाट रहेगा तो हम लोग एडिशन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर 300 से अधिक का रहेगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, गोलियत का करेंगे। किसका करेंगे, गोलियत स्क्रू टाइप होल्डर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। कोई डाउट, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, अगला वायरिंग में जो हम लोग एसेंसरीज इस्तेमाल करते हैं वो है फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होती है, फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की स्थिति में परिपथ को सुरक्षा प्रदान करती है। कार्य सिद्धांत, अधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज का निम्न गलनांक धातु तार पिघलकर टूट जाता है और धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। इसमें एग्जाम में पूछता है कि जो इसमें फ्यूज में जो तार इस्तेमाल करते हैं वो कैसा होता है, उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो प्रतिरोध उसका बहुत हाई होता है, प्रतिरोध उसका हाई होता है, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रखते हैं। प्रतिरोध क्यों हाई रखते हैं, क्योंकि जो हीट का फार्मूला होता है I²RT, I² हीट बराबर I²RT, है ना। तो देखिए हीट का, और जो हीट का है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। तो आर बढ़ेगा यानी हीट बढ़ेगी, तो उसकी जो जो उसका प्रतिरोध रहेगा तो क्या होगा, उसकी हीट भी ज़्यादा हो जाएगी, और हीट रहेगा तो तुरंत वो पिघल जाएगी, पिघल के सर्किट को ब्रेक कर देगा, जिससे क्या होगा, आगे जो लगे अप्लाइंसेज हैं वो सुरक्षित रहेंगे, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा कि जो फ्यूज में जो हम लोग तार इस्तेमाल करते हैं उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, ठीक, और जो उसका प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है। अगला क्या है, प्रयुक्त धातु
धातु तार बनाने में टीन लेड मिश्र धातु एल्यूमीनियम या टीन कोटेड कॉपर तार का उपयोग करते हैं। सबसे मेन ये है, टीन लेड का मिश्रण हम लोग करते हैं, है ना, टीन और लेड का। फ्यूज़ बनाने में हम किस मेटल का इस्तेमाल करते हैं? टीन और लेड का। अगला, फ्यूज़ तार की धारा वहन क्षमता यानी करंट कैरिंग कैपेसिटी उसकी मोटाई पर निर्भर करता है, ठीक है ना। किस पे निर्भर करता है? उसके मोटाई पर निर्भर करता है। तार में अधिक धारा बहने पर वह गर्म होकर इसका इंसुलेशन पिघल जाता है और आग लगने की संभावना होती है, ठीक। तो क्या होती है? आग लगने की संभावना होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम फ्यूज़ न लगाएं तो जो धारा, अगर मान लीजिए धारा अधिक आ गया, और हमने अभी पढ़ा है कि हीट बराबर क्या होता है, हीट का सूत्र क्या होता है? हीट का I² RT। अब देखिए, आई का मान बढ़ा तो क्या होगा? हीट बढ़ेगा, और जब तार रहेगा तो गर्म हो जाएगा, उसके ऊपर इंसुलेशन होता है तो पिघल के आग लग सकती है, ठीक है ना। तो इसे क्या करते हैं हम लोग, इसी में तार के ही सीरीज़ में क्या लगा देते हैं? फ्यूज़ लगा देते हैं। जिससे क्या होती है, अगर एक्सिस करंट इस परिपथ में बहेगी तो तुरंत यहाँ का जो तार रहेगा वो क्या हो जाएगा? पिघल के टूट जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगी और आगे धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? फ्यूज़ संबंधित पद यानी टर्म्स रिलेटेड टू फ्यूज़। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे फ्यूज़ आधार पोर्सलिन से बना स्थिर भाग जिसमें इनपुट और आउटपुट टर्मिनल लगे होते हैं तथा यह फ्यूज़ वाहक को आधार प्रदान करता है। तो ये क्या है? यही है फ्यूज़ बेस, ये है ना, ये क्या है? फ्यूज़ बेस। फ्यूज़ वाहक यानी फ्यूज़ कैरियर। पोर्सलिन से बना भाग फ्यूज़ अवयव फ्यूज़ एलिमेंट जुड़ा होता है और यह आधार से जुड़कर परिपथ में लगाया जाता है ना। तो ये क्या है? फ्यूज़ कैरियर, ये, ठीक। आगे, फ्यूज़ धारा रेटिंग यानी फ्यूज़ करंट रेटिंग। यह अधिकतम धारा जिस पर फ्यूज़ तार लगातार कार्य कर सकता है वो क्या होती है? फ्यूज़ करंट रेटिंग होती है। मतलब वह अधिकतम क्या है? धारा है, जिसके बाद अब अगर थोड़ा सा भी हम लोग धारा बढ़ा दें तो वो फ्यूज़ हो जाए, है ना। उसके मैक्सिमम पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूज़ करंट रेटिंग कहेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। फ्यूजिंग करंट वह न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज़ तार पिघलकर टूट जाती है, लगभग निर्धारित धारा के 1.5 गुना। तो उसे क्या कहते हैं? फ्यूजिंग करंट। और इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूजिंग फैक्टर। आगे चलते हैं। फ्यूज़ के प्रकार। फ्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला होता है किटकैट फ्यूज़, दूसरा होता है कार्ट्रिज फ्यूज़, तीसरा होता है HRC फ्यूज़, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़, और चौथा होता है राउंड फ्यूज़। चौथा कौन सा होता है? राउंड फ्यूज़, ठीक है ना। जैसे ये राउंड फ्यूज़ है, ठीक। ये कार्ट्रिज फ्यूज़ है, ठीक। ये कार्ट्रिज फ्यूज़ है और ये HRC फ्यूज़ है ना। और इसमें किटकैट फ्यूज़ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आगे चलते हैं। ये है किटकैट फ्यूज़। कौन सा फ्यूज़ है? किटकैट फ्यूज़। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ये कौन सा फ्यूज़ है? किटकैट फ्यूज़। देखिए क्या है, यह सबसे अधिक प्रचलित फ्यूज़ है जिसमें 2 मुख्य भाग होते हैं, एक फ्यूज़ बेस होता है और फ्यूज़ कैरियर। ये फ्यूज़ कैरियर है ना, और ये फ्यूज़ बेस है। क्या है? नहीं सॉरी, ये फ्यूज़ बेस है और ये फ्यूज़ कैरियर है ना, ठीक। तो आगे चलते हैं। ये फ्यूज़ बेस यानी फ्यूज़ बेस, ये बेस है और ये क्या है? कैरियर है। तो जो ये दोनों जो भाग होते हैं पोर्सलिन के बने होते हैं। जैसे फ्यूज़ बेस पोर्सलिन का बना और फेज लाइन के श्रेणी में जुड़ा होता है ना। जैसे ये लाइन जा रही है तो इसी में बीच में हम क्या लगा देंगे? फेज लगा देंगे, ठीक। फ्यूज़ कैरियर पोर्सलिन का बना होता है
जिसमें फ्यूज़ तार कसे होते हैं, ये तार इसमें कसे होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, फ्यूज कैरियर, देखो फ्यूज को कैरी कर रहा है, और ये फ्यूज बेस यानी आधार है, ये इसी में इसको हम लोग प्लग करते हैं। आगे विशेषताएं, सरल होता है, सस्ता होता है, आसानी से तार को हम बदल सकते हैं। मान लीजिए इसमें अगर तार फ्यूज़ होता है तो आराम से हम इसको बदल सकते हैं। इसमें नट होता है, नट को खोल कर इसमें हम कोई भी दूसरा फ्यूज़ लगा सकते हैं। लेड और टिन का बना होता है फ्यूज़। धारा क्षमता इसका कितना होता है, 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर, 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, घरों में, कार्यालयों में और छोटे उद्योगों में, है ना। जैसे टीपीआईसी में हमने देखा था, टीपीआईसी में, डीपीआईसी में डबल पोल आयरन क्लैड स्विच, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच, तो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें एग्जाम में पूछता है कि किस इसकी बॉडी बनी होती है, तो पोर्सलिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पोर्सलिन की बनी होती है। और ये जो मेटल है किसका बना रहेगा, ये भी किसका बना रहेगा, ब्रास का बना रहेगा। इलेक्ट्रिकल में जहाँ पर भी कॉन्टेक्टर की बात होगी, जहाँ पे कनेक्ट करने की बात होगी, है ना, तो वहाँ पर अधिकतर जो भी मेटल होते हैं वो किसका बना रहता है, ब्रास का रहेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला फ्यूज़ कौन सा है, कार्ट्रिज फ्यूज़। अगला फ्यूज़ कौन सा है, कार्ट्रिज फ्यूज़। ठीक, देखिए क्या होता है कार्ट्रिज फ्यूज़। यह पूरी तरह से जो ये फ्यूज़ है, ये पूरी तरह से वायु युक्त होता है, मतलब एयर टाइट होता है। इसी के अंदर ना फ्यूज़ लगा होता है। इसमें तांबा, टीन, मिश्र धातु, 63% कॉपर और 37% टीन का तार कांच या पोर्सलिन की ट्यूब में बंद किया जाता है। ट्यूब में अचालक पाउडर भरा होता है जिससे स्पार्किंग कम हो जाए। बाहरी बाहरी आवरण सुरक्षा प्रदान करने के कारण ऑक्सीकरण न हो पाए। मतलब इसे एयर टाइट इसलिए करते हैं कि जो इसके अंदर फ्यूज़ लगा हुआ है वो ऑक्सीकृत ना हो, और ऑक्सीकृत ना हो तो वो सुरक्षित रहेगी। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पाउडर भरते हैं, अचालक पाउडर, जिससे अगर स्पार्किंग होती है तो कंपनसेट हो जाए, कम हो जाए। इसके जो क्या कहते हैं, ये जो ग्लास होता है, ग्लास के अंदर एक कागज़ लपेटा होता है। इंडेक्स सर्कल के सामने सफ़ेद कागज़ लगा होता है। फ्यूज़ उड़ने पर वह काला हो जाता है ना। इसके अंदर एक कागज़ लपेटा होता है। अगर तार फ्यूज़ होता है तो वो जो कागज़ है वो काला हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि फ्यूज़ क्या हो गया है, उड़ गया है। मेन इसकी क्या है, क्षमता है 2 एम्पियर से 60 एम्पियर, 2 एम्पियर से 60 एम्पियर। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, ठीक है, रेडियो हुआ, टीवी हुआ, घरेलू विद्युत उपकरण में, ठीक, लघु उद्योग हुआ, मशीन में। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है। अगला है HRC, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। इसका सबसे मेन होता है क्या कहते हैं, फुल फॉर्म। तो HRC का फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। यह उच्च धारा वहन क्षमता वाला फ्यूज है जो कार्ट्रिज फ्यूज जैसा ही होता है। ये भी एकदम सेम जैसा कार्ट्रिज फ्यूज हमने पढ़ा था कि एयर टाइट होता है। इसके अंदर क्या कहते हैं, अचालक पाउडर भरा होता है जिससे स्पार्किंग कम हो जाए, तो वही दिया हुआ है। इससे देखिए जो कार्ट्रिज फ्यूज़ होता है उसे हम लोग कम धारा में इस्तेमाल करते हैं, और जो HRC फ्यूज़ होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़, उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग हाई करंट के लिए। संरचना कैसा होता है, वायु युद्ध कांच या पोर्सलिन ट्यूब में फ्यूज आवरण रखा होता है। ट्यूब के अंदर अचालक चूर्ण भरा होता है। यह निर्धारित धारा जितनी इसकी रेटिंग होती है, रेटेड करंट से लगभग 2 गुना धारा कुछ समय तक सहन कर सकता है। परंतु दोष अगर फॉल्ट दूर न हो तो तुरंत क्या हो जाता है, उड़ जाता है। इसके सबसे मेन है क्षमता। क्षमता कितना होता है, क्षमता होता है 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं भारी विद्युत संयंत्रों में, मोटरों को चलाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, HRC फ्यूज। भारी विद्युत संयंत्रों, मोटर, ट्रांसफार्मर और औद्योगिक विद्युत उपकरणों की सुरक्षा में हम लोग किस फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, HRC फ्यूज। HRC फ्यूज हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राउंड फ्यूज, गोलाकार फ्यूज। इस फ्यूज का हम लोग इस्तेमाल अब
बहुत कम कर दिए हैं। इसका इस्तेमाल पहले होता था, लेकिन अभी भी जब जहाँ इस्तेमाल होता है वहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इसका जो बाहरी आवरण होता है वो बेकेलाइट का बना होता है। बाहरी आवरण पोर्सिलिन या बेकेलाइट की बनी होती है। आकृति कैसा होता है? गोलाकार डिब्बा जैसा होता है। टर्मिनल व फ्यूज तार, इसमें जो टर्मिनल फ्यूज तार होते हैं, दो पीतल टर्मिनल से लगे होते हैं। ये जो है ना, इसी से लगे होते हैं इसके अंदर फ्यूज। इसके बीच फ्यूज तार लगा होता है या पेच से कसा होता है। कार्य: अधिक धारा आने पर फ्यूज तार पिघलकर सर्किट तोड़ देता है। फ्यूज बदलते समय मुख्य स्विच को ऑफ रखें। पहले देखिए ये दिया हुआ है उपयोग, पहले अधिक उपयोग होता था परंतु अब इसका उपयोग कम हो गया है। ठीक, अगला चलते हैं। ठीक, तो हमने फ्यूज़ पढ़ा है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा आता है किटकैट फ्यूज़। कौन सा आता है? किटकैट फ्यूज़। किटकैट फ्यूज़, उसकी रेटिंग कितनी होती है? 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर। उसके बाद हमने पढ़ा था कार्ट्रिज फ्यूज़। कार्ट्रिज फ्यूज़ का कितना होता है? 2 एम्पियर से 60 एम्पियर तक। इसके बाद हमने पढ़ा था HRC फ्यूज़। HRC फ्यूज़ का कितना होता है? 30 एम्पियर से कितना होता है? 30 एम्पियर से लगभग होता है, रुक जाइए देख लेते हैं, थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए। HRC फ्यूज़ का होता है 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर। 1000 एम्पियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला है सर्किट ब्रेकर। अगला क्या है? सर्किट ब्रेकर। देखिए, नाम से ही लग रहा है कि वो युक्ति जो सर्किट को ब्रेक कर दे। देखिए वही लिखा हुआ है, सर्किट ब्रेकर एक स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक विद्युत स्विच है जो परिपथ सर्किट को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में धारा के प्रवाह को स्वतः ही रोक देता है। देखिए क्या होता है, जब कभी जैसे मान लीजिए एक परिपथ है, यहाँ पे एक परिपथ लगा हुआ है, ऐसे कुछ परिपथ है, मान लीजिए ये तार आके यहाँ पे गिर गया तो ये शॉर्ट सर्किट केस हो गई। शॉर्ट सर्किट केस में होता क्या है? शॉर्ट सर्किट केस में होता है कि जो वहाँ पे धारा होती है, जो प्रतिरोध होता है यानी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध वहाँ पे कम हो जाता है। प्रतिरोध क्या होता है? कम हो जाता है। प्रतिरोध कम होने के कारण धारा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और धारा बढ़ जाती है, अगर धारा बढ़ जाएगी जैसे R बराबर V/I, अगर प्रतिरोध कम हुआ, प्रतिरोध और धारा में कैसा संबंध है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रतिरोध कम हुआ तो धारा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर धारा बढ़ गई तो उसमें बराबर हमें पड़ा है H बराबर I²RT। अगर I का मान बढ़ा तो H का भी मान बढ़ेगा, क्योंकि H और I में सीधा संबंध है। तो धारा अगर बढ़ गई तो उसमें बढ़ जाएगी और सर्किट क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। इससे बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सर्किट ब्रेकर। नाम से ही लग रहा है वो युक्ति जो सर्किट को ब्रेक कर दे। तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इसमें 3 ही लिखा हुआ है लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है MCB, दूसरा होता है MCCB, तीसरा होता है RCCB और चौथा होता है ELCB। ठीक, हम क्या पढ़ रहे थे? सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के? मुख्यतः 4 प्रकार के। पहला होता है MCB, दूसरा होता है MCCB मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, तीसरा होता है RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर और चौथा होता है ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक, तो देखिए ये MCB और जो MCCB ये दोनों एक ही चीज़ है। RCCB और ये ELCB एक ही चीज़ है। ये क्या करता है? MCB और MCCB ये हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? MCB और MCCB। और जो ये है RCCB और ELCB ये हमें लीकेज करंट और शॉक लगने से बचाता है ना। जो MCB है और जो MCCB है ये दोनों हमें बचाता है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाता है। और जो ये RCCB और ELCB है ये हमें लीकेज करंट और शॉक लगने से बचाता है। मतलब कभी हमें झटका लग जाए तो उस समय हमें कौन बचाएगा? ELCB और RCCB। अब कहेंगे आप लोग कि सर ऐसी बात है तो हम MCB और MCCB का हम लोग क्यों इस्तेमाल करें? अलग अलग दोनों चीज़ क्यों है? एक ही चीज़ है।
मतलब एक ही कार्य करता है, तो हम दो क्यों बनाए हैं? देखिए क्या होता है, जो एमसीबी होता है इसकी रेटिंग कम होती है ना, इसे कम धारा के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें अधिक धारा के लिए, जैसे कि घरों में इस्तेमाल करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एमसीबी का। ऐसे ही अगर हमें इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना है, औद्योगिक में इस्तेमाल करना है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे एमसीसीबी, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ऐसे ही अगर हमें आरसीसीबी हुआ और ईएलसीबी हुआ, ईएलसीबी ईएलसीबी अगर हमें घरों में इस्तेमाल करना है, लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करना है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे आरसीसीबी का। और इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना है तो हम इस्तेमाल करेंगे ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं बारी बारी से। देखिए पहला है, आई होप ये जो स्लाइड दिख रहा होगा। देखिए पहला है सर्किट ब्रेकर है, पहला एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। पहले तो इसका फुल फॉर्म ही आप पहले याद करिए आप लोग, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सॉरी ये थोड़ा डिस्टरबेंस हो जा रहा है ऐसे। देखिए एमसीबी का आकार सिंगल पोल स्विच के समान होता है। ओवरलोड की स्थिति में ये स्वतः ही ऑफ हो जाता है। ओवर, यहाँ पे एक और रहेगा, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। देखिए ओवरलोड में भी धारा का मान बढ़ता है, क्योंकि आप लोड का मान बढ़ाओगे, लोड का मान बढ़ाओगे तो धारा का भी मान बढ़ेगा, है ना। और जो शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट में भी धारा का मान बढ़ता है, क्योंकि प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। प्रतिरोध का मान कम होता है तो धारा का मान बढ़ जाएगा। और दोनों केस में अगर धारा का मान बढ़ेगा तो ऊष्मा का मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि H बराबर I स्क्वायर RT, H और I में सीधा संबंध होता है। ठीक, देखिए सबसे मेन इसमें होता है, यही दिया हुआ है, ऑफ होने की प्रक्रिया। बाई मेटेलिक एक स्ट्रिप लगी होती है, जिसकी ये देखिए बाई मेटेलिक स्ट्रिप है ना। ये देखिए होता क्या है इसमें, मान लीजिए ये 25 एम्पियर की है, 25 एम्पियर की, है ना, 25 एम्पियर की ये एमसीबी है, इसकी रेटिंग है। मतलब 25 एम्पियर तक अगर इसमें धारा प्रवाहित होगी तो आराम से ये झेल लेगा इसको। अगर 25 एम्पियर से अधिक धारा प्रवाहित होती है, मान लीजिए 26 एम्पियर होने लगी, तो क्या हो जाएगा, ये जो कॉइल है ना, ये इसमें एक हैमर लगा होता है ना, इसमें एक हैमर लगा होता है। वो क्या करता है, तुरंत 25 से तुरंत बढ़ा तो क्या करता है, तुरंत इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लेता है, जिससे क्या होता है, वो तुरंत इसमें आके इसको हीट करता है। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पर है ये, तुरंत यहाँ पे आके इसको हीट करेगा। ये तुरंत क्या हो जाएगा, प्लंजर ये उठ जाएगा यहाँ से। ठीक, जिससे जो कनेक्शन है ये टूट जाएगा। देखिए यहाँ पे धारा यहाँ पे आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ यहीं पे लगा होता है तार, एक यहाँ पे तार लगा होता है, एक यहाँ पे तार निकलता है। तो यहाँ धारा यहाँ से आते हुए यहाँ से आते हुए यहाँ चली जाती है। तो क्या होता है, ये जुड़ा होता है, ये ना यहाँ पे फ्री होता है, ये इससे आके जुड़ा होता है केवल। तो अगर 25 एम्पियर का ये एमसीबी है, 25 एम्पियर से थोड़ा सा भी एम्पियर अधिक होता है तो ये तुरंत इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, और ये तुरंत आके इसको हीट करेगा, तुरंत यहाँ से प्लंजर उठेगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये तो हुआ क्या कहते हैं, ओवरलोड कंडीशन में। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होता है तो धारा का मान बढ़ता है, धारा का मान अधिक बढ़ने से हीट का मान ज़्यादा हो जाता है, और ऊष्मा बढ़ेगा, ऊष्मा होगा तो ये जो बाई मेटेलिक होती है। देखिए बाई मेटेलिक होता क्या है, बाई मेटेलिक मतलब नाम से ही लग रहा है, इसमें दो पत्ती हैं, है ना। जैसे ये एक पत्ती हो गया, इसमें दो पत्तियाँ होती हैं, एक होता है कॉपर की, एक होता है स्टील की, एक होती है स्टील की। देखिए अब क्यों कॉपर स्टील ही लेते हैं, देख कॉपर क्या होता है, जब जब क्या कहते हैं, जब ये पत्ती गर्म होती है तो जो कॉपर होती है, कॉपर इसको टेढ़ा करता है, टेढ़ा करने का काम करता है। टेढ़ा देखिए यहाँ से अगर टेढ़ा हो जाएगा तो कनेक्शन टूट जाएगा। इसका मतलब ये जो कॉपर होता है ये थोड़े से हीट पर भी ये अच्छे से बैंड हो जाता है। और जो स्टील की कैरेक्टरिस्टिक से गुण है कि ये ठंडा होने पर अपने पुनः अवस्था पे इसको लाता है। ठीक है, तो दो हम लोग मेटल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जो कॉपर होता है गर्म होने पर ये टेढ़ा करता है कॉपर, है ना, स्ट्रिप को टेढ़ा करता है। और जो स्टील होता है ठंडा होने के पर ये जो स्ट्रिप है ऑटोमेटिक सीधा इसको कर देता है, जिससे आके कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसका सबसे मेन है इसमें इसकी रेटिंग इसकी होती है 5 एम्पियर से 60 एम्पियर। देखिए कैपेसिटी कितनी होती है, 5 एम्पियर से 60 एम्पियर तथा 220 वोल्ट। ये कितने टाइप के होते हैं, ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल, 4 पोल।
देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है, एडवांटेज ऑफ फ्यूज़। फ्यूज़ जलने पर बदलना पड़ता है। जैसे किटकैट फ्यूज़ में हमने देखा था ना, लीड और टेन का मिश्र धातु का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो जल जाएगा किटकैट फ्यूज़, तो इसको फिर यहाँ पे फिर बांधना पड़ेगा। लेकिन एमसीबी में कुछ नहीं होता है, अगर कुछ भी होता है तो ये टिप कर जाएगा तो अपना मतलब सर्किट को सही करके, परिपथ को सही करके इसको तुरंत ऊपर हम लोग कर देंगे, तो जो धारा हो जाएगी स्वचालित हो जाएगी। इसमें ये फ़ायदा होता है एमसीबी में। आगे चलते हैं। देखिए एमसीबी कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला सिंगल पोल एमसीबी, डबल पोल एमसीबी, ट्रिपल पोल एमसीबी, 4 पोल एमसीबी। इस एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिंगल पोल मतलब फेज़ देने के लिए, इसमें से फेज़ देंगे, फेज़ यहाँ से निकलेगा। डबल पोल का एक फेज़ और एक न्यूट्रल के लिए। ट्रिपल पोल के लिए तीनों फेज़ आर वाई बी, और 4 पोल के लिए 3 फेज़ आर वाई बी और एक न्यूट्रल के लिए। ठीक है, ये एक फेज़ के लिए, ये एक फेज़ और एक न्यूट्रल के लिए, ये तीनों फेज़ के लिए, और ये 3 फेज़ और एक न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, इससे इससे पहले पढ़ने से पहले हम लोग एमसीसी भी पढ़ लेते हैं, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। देखिए ये है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी। एमसीसीबी देखिए, एमसीबी केवल 5 एम्पीयर से 60 एम्पीयर तक कार्य करता है। इससे अधिक धारा पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एमसीसीबी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बताया कि जो एमसीबी होता है और एमसीसीबी होता है, दोनों का कार्य एक ही होता है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन कम रेटिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एमसीबी का, और अधिक धारा के लिए मतलब अधिक रेटिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एमसीसीबी का। ठीक। जो एमसीबी होता है वो कार्य करता है 5 एम्पीयर से 60 एम्पीयर तक, और जो एमसीसीबी होता है, एमसीसीबी यानी मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, ये इसकी जो रेटिंग होती है 25 एम्पीयर से 2500 एम्पीयर तक ये कार्य करता है। इसमें भी एमसीबी की तरह बाई मेटल की स्ट्रिप लगी होती है, जो हीट होने पर टेढ़ा होकर सर्किट को ब्रेक कर देता है। इसमें एमसीसीबी को ऑयल फिल्ड चैम्बर में बंद किया जाता है, इसलिए इसे मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर कहते हैं। देखिए इसके अंदर ना एक ऑयल फिल्ड चैम्बर होता है, उससे होता क्या है, जो स्पार्किंग होती है वो कम हो जाती है, कंपनसेट हो जाती है।